डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वर्गाकार समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए बच्चों, हमने इस पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी कक्षकों का विभाजन कैसे होता है उसके बारे में बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था। उसी क्रम में हम उसको आगे बढ़ाते हुए हम इस वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन को पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको भी समझेंगे। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है वो है CFSE टेट्राहेड्रल बराबर -0.6 x प्लस 0.4 y और डेल टी प्लस AY। तो यहाँ पर जो x जो है वो E कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसमें जो डी कक्षक का विभाजन है, एक तो E सेट बनाया था और एक T2 सेट बनाया था। तो x जो यहाँ पर है E कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो y है वो T2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो पाई यहाँ पर है वो एवरेज जो है युग्मन ऊर्जा है, औसत युग्मन ऊर्जा है, और जो a है, स्मॉल a है, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFC की गणना करते समय इस बात को हम जो है आपको याद होना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए कि सभी चतुष्फलकीय संकुल उच्च चक्रण हाई स्पिन के होते हैं, और हाई स्पिन के होते हैं। वो हमने पूर्व में पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा। मतलब कहने का मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन के ही बनते हैं, जो कि हमने डिटेल से पूर्व में पढ़ा था। तो अब हम जो इसकी CFSE की जो गणना करेंगे वो यहाँ पर जो है हमने लिया एक चित्र नंबर 1। वो चित्र नंबर 1 जो है यहाँ पर दिखाया गया, उस चित्र नंबर 1 में D1 से लेकर के D10 विन्यास रखने वाले हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE की वैल्यू कैलकुलेट है, जैसा कि इस नोट्स में टेप दी है। तो देखिए अगर हम D1 विन्यास लेते हैं तो देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर T2 और E सेट जो बन रहा है, तो T2 की ऊर्जा ज़्यादा और E की कम है। तो D1 विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन E में भरेगा, और E में जब एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो आपको पता है इसकी जो एनर्जी जो घटती थी -0.6। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर जो है -0.6 × 1 डेल टी बराबर यहाँ पर जो आएगा -0.6 डेल टी। कहने का मतलब D1 विन्यास में इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान है यहाँ पर -0.6। D2 विन्यास में अगर हम देखेंगे तो इस D2 विन्यास में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में चले जाएंगे? E कक्षक में चले जाएंगे। E कक्षक में जाने पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो -0.6 × 2 होगी। तो यहाँ पर डेल टी का मान आएगा -1.2, जैसा कि नोट्स में क्लियर है। अब हम यहाँ पर D3 विन्यास लेंगे, तो D3 विन्यास में क्या करेंगे? E सेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक इलेक्ट्रॉन हमारा किस में चला गया? T2 में। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो जो यहाँ पर होगी -0.6 × 2 प्लस उसकी T2 की कितनी बढ़ती है? प्लस 0.4 × 1, और डेल टी का मान यहाँ पर आ रहा है -0.8 डेल टी। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसमें D3 विन्यास है उसकी है -0.8। अगर हम D4 विन्यास में देखते हैं तो D4 विन्यास में इसमें क्या किया है कि D4 विन्यास के अंदर E कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो T2 में भरे। तो यहाँ पर जो है -0.6 × 2 और प्लस 0.4 × 2, और यहाँ इसको कैलकुलेट करने पर डेल टी का मान आया -0.4 डेल टी। अगर मान लीजिए D5 विन्यास है तो D5, ध्यान देना, यहाँ पर D5 विन्यास है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने E में भरे और 3 इलेक्ट्रॉन हमने किस में भरे? T2 में भरे। तो क्या होगा कि जितनी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन की E की -0.6 1.2 आ रही है,
और 3 इलेक्ट्रॉन जो T2 में है उसको 0.4 इंटू 3 करेंगे तो वो भी प्लस 1.2 आ रही है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के 0 हो जाएगी। कहने का मतलब D5 विन्यास के अंदर डेल T का मान 0 होगा, जैसा कि इसमें देखा है। अब हम D6 विन्यास ले रहे हैं, तो D6 विन्यास जब हम लेंगे तो ध्यान रखना आप, जो T2 E साइड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद T2 में 3 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, देन फिर पेयरिंग हम कहाँ से करेंगे, E से करेंगे। तो इसकी D6 विन्यास की यहाँ पर जो है डेल T का मान जो आएगा कैलकुलेट करने पर -0.6 डेल T प्लस पाई यहाँ पर आया है, पाई यहाँ पर आया, ए पाई का मतलब ए की जगह यहाँ पर मान आ रहा है ए। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पर ए की जगह मान है, क्यों, ए क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 2 है, इसलिए प्लस पाई आ गया, 1 पाई आएगा, क्योंकि ए की जगह यहाँ पर। D7 का अगर हम देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन Eg और T2 में भरने के पश्चात E कक्षक में पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पर A का मान आएगा 2, इसलिए जो कैलकुलेट करने पर, वैल्यू कैलकुलेट करने पर इसका वैल्यू जाती है -1.2 डेल T प्लस 2 पाई मतलब A पाई आता तो A की जगह हमने 2 रख दिया, इसलिए इसकी वैल्यू का मान आएगा 2 पाई। इसी प्रकार से हम D8 के अंदर देखेंगे तो देखिए D8 में क्या है कि E में 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में जो हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे, हमारे T2 में जाएंगे, और T2 में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें ये T2 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इस गलती से रह गया, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन मतलब T2 में पूरे 1 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पेयरिंग होगी, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे मतलब। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी CFEC का मान, इसमें चूँकि 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए CFEC का मान यहाँ पर -0.8 डेल T 3 पाई यहाँ पर आया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे हम D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन में 4 इलेक्ट्रॉन तो E में भरे हुए हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, T2 में भरेंगे, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेगा इसमें ऊपर तो T2 में, बाकी इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 है, कैलकुलेट करने पर तो -0.4 डेल T प्लस 4 पाई यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट किया गया। D10 कॉन्फ़िगरेशन में E और T2 दोनों ही फुल फिल्ड है, और जितना वैल्यू नेगेटिव की आएगी E की उतनी वैल्यू पॉजिटिव T2 की आएगी। कहने का मतलब इसकी CFEC का मान 0.5 इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि A जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 5 है। कहने का मतलब जो टेट्राहेड्रल समकोलॉइड में इलेक्ट्रॉन का वितरण और CFEC की गणना आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल ली है, टेबल 2। इस टेबल 2 में, इस टेबल 2 के अंदर जो है हम जो चतुष्फलकीय लिगेंड क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चतुष्फलकीय लिगेंड क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके चुंबकीय आघूर्ण और क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के मान यहाँ पर प्रदर्शित करें। तो देखिए इस टेबल 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CFEC के मान तो वही आएंगे जो अभी हमने यहाँ पर गणना की है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वही उसी तरीके से हमने यहाँ पर भरा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन हमने D1 से D10 लिया है। तो इसमें एक्स्ट्रा जो बात आई है टेबल जो है 2 में, जो कि चित्र नंबर 1 से, वो ये है कि इसमें हमने इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मूवमेंट्स के वैल्यूज भी यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू रिप्रेजेंट की है, तो वो वैल्यू जो है μs के मान हमने यहाँ पर निकाले। तो देखिए D1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 वही μs का मान हमने किससे निकाला, μs बराबर √n+2 फार्मूले से, जो यहाँ पर n जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो D1 में 1 है तो इसका मान आ रहा है 1.73, D2 में 2 है तो यहाँ पर मान आ रहा है 2.83, और मैग्नेट्रॉन में आ गई वैल्यू। D3 में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो 3.87 आ रहा है। D4 में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4.9 आ रहा है, और D5 में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो यहाँ पर 5.92 आ रहा है। D6 में यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 वैल्यू आ रही है, 4.9 आ रही है। D7 के अंदर जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3.87 आ रही है। D8 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो है मैग्नेटिक मोमेंट के मान यहाँ पर आ रहा है 2.83 आ रहा है। D9 में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू जा रही है 1.73, और D10 कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर
जो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए सी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट के मान जो है, चुंबकीय आघूर्ण के मान 0 है। इस तरीके से हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है डी कक्षकों का विभाजन हमने पढ़ा, और डी कक्षकों का विभाजन पढ़ने के पश्चात हमने उसकी क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा का मान CFSE की वैल्यू कैलकुलेट की, मैग्नेटिक मूवमेंट्स के वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की। तो ये पूरा जो है टेट्राहेड्रल के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब इसी क्रम में हम यहाँ पर नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो है, देखिए, वर्गाकार वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए आपको देखिए, स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है उसको समझने के लिए आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी कक्षकों का विभाजन था उसको बहुत ढंग से हमने पढ़ा है, तो उसको यहाँ पर ध्यान में रखना। वही चीज़ जो है यहाँ पर जो है इसका भी वही है, मतलब कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स, जो मेटल और लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने में असफल हो जाते हैं, वही कौन से बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कहने का मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी कक्षकों का विभाजन जो है किस पर निर्भर है या किससे समझने को मिलता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या अष्टफल की संरचना से। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर और कर दूँ क्लियर आपको, कि वे धातु स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनमें मोस्टली ND8 विन्यास पाया जाता है। चाहे N की जगह आप 3D ले लीजिए, 4D ले लीजिए, 5D, ND8 विन्यास अगर पाया जाता है तो वो मोस्टली जो है वर्गाकार समतलीय संरचना के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वर्गाकार समतलीय संरचना में डी कक्षकों का विभाजन समझने में हम अष्टफलीय संरचना में डी कक्षकों के विभाजन को भलीभांति समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसी विभाजन पर वर्गाकार समतलीय संरचना में डी कक्षकों का विभाजन आधारित है। ये ठीक। अब देखिए, अगर अष्टफल की संरचना में जब आपने डी कक्षक का विभाजन पढ़ा था उसमें 2 सेट बने थे, एक T2G और एक EG। तो T2G सेट की ऊर्जा घटी थी और EG सेट की ऊर्जा बढ़ी थी। ठीक है, डिटो यहाँ पर वो चीज़ तो होगा, T2G की इसमें घटेगी, EG की यहाँ पर बढ़ेगी, तो वो चीज़ तो यहाँ पर होगा, लेकिन चूंकि ये संरचना अलग है। तो देखिए, अष्टफल की संरचना में जो Z एक्सिस है पर स्थित 2 लिगेंड को पूरी तरह से आप हटा दिया जाए। अगर अष्टफल की संरचना में Z एक्सिस पर 2 लिगेंड जो स्थित हैं उनको अगर पूरी तरह से हटा दिया जाए तो हमें कौन सी संरचना मिलेगी, वर्गाकार समतलीय संरचना प्राप्त होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, अष्टफलकीय संरचना में Z एक्सिस पर स्थित 2 लिगेंड को अगर पूरी तरह से हटा देते हैं आप, तो यहाँ हमें वर्गाकार समतलीय संरचना प्राप्त होगी। वर्ग समतलीय संरचना में dx² to y² तथा dxy कक्षकों की ऊर्जा में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जबकि dz², dxy, dyz कक्षकों की ऊर्जा में और ज़्यादा कमी हो जाती है। ये ध्यान रखना। अतः वर्ग समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र में ऊर्जा का जो क्रम है वो निम्न प्रकार होगा। डी कक्षकों का विभाजन देखिए, dxy और dyz, dxz और dyz इन दोनों की ऊर्जा समान है। फिर इससे ज़्यादा ऊर्जा है dz² की, फिर इससे ज़्यादा ऊर्जा है dxy की, और इससे ज़्यादा ऊर्जा है dx² to y²। मतलब सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो किसकी है, dx² to y² की। अब जो ये ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पर जो है ये चित्र जो है डी कक्षकों के विभाजन का चित्र यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है। देखिए, जैसे ही ये चित्र दिखाया गया है वर्गाकार समतल में धातु आयन की डी कक्षकों का विभाजन। देखिए इसमें क्या है, जब धातु आयन है उसकी 5 डी कक्षक समान है। जैसे ही धातु से लिगेंड जुड़ेगा, वर्गाकार समतलीय संकुल बनेगा, तो क्या होगा, जो Eg की ऊर्जा घटेगी और T2G की यहाँ पर बढ़ेगी। T2G और Eg में जो विभाजन हो रहा है उसको आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर T2G की ऊर्जा घट रही है और Eg की बढ़ रही है, लेकिन क्या होता है इसमें, Eg का भी विभाजन हो रहा है और T2G का भी विभाजन हो रहा है। Eg का भी विभाजन हो रहा है, किसका हो रहा है, Eg कक्षक जो जिसमें dx² to y² और dz² है, तो dx² to y² की ऊर्जा इसमें बढ़ी है और dz² की घटी है। और जो T2G सेट के अंदर जो 3 कक्षक थी जो ऑक्टाहेड्रल में, dxy, dyz, dxz,
तो ये जो डी वाई जेड डी एक्स जेड इनकी ऊर्जा तो समान है, लेकिन डी एक्स वाई की ऊर्जा जो है इसके नीचे है इस डायग्राम में, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर के नीचे आ रहा है एनर्जी में डी एक्स वाई, जो कि इस में बिल्कुल क्लियर है इस चित्र के अंदर। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान में रखें, जो मैंने क्रम बताया था वही। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि जो ईजी कक्षक है, इस ईजी कक्षक में जिसकी ऊर्जा बढ़ती है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसका विभाजन हो गया, तो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर की ऊर्जा बढ़ गई, डी जेड स्क्वायर की बढ़ गई। और जो T2G कक्षक था, ये दिखा है इसमें मैंने नोट्स में, तो जिसमें डी वाई जेड और डी एक्स जेड इनकी ऊर्जा घटी है और डी एक्स वाई की ऊर्जा बढ़ गई, मतलब Eg और T2G दोनों का ही यहाँ पर विभाजन हो गया। डी एक्स स्क्वायर की ऊर्जा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में ऊर्जा है डी जेड स्क्वायर की, उसके बाद में ऊर्जा है डी एक्स वाई की, उसके बाद में ऊर्जा है डी वाई जेड और डी एक्स जेड की। देखिए आपने जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल बैलेंस बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आपने पढ़ी थी, तो उस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जब आपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर उसने बताया था कि DsP2 संकरण होता था। तो उस DsP2 संकरण के अंदर जो डी कक्षक पार्टिसिपेट करती है वो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर है। अब वो क्यों है? क्योंकि D8 विन्यास रखने वाले इन 4 कक्षकों की ऊर्जा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर से कम है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग हो गए और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और कक्षक खाली रह जाती है। तो DsP2 संकरण में जो डी कक्षक भाग लेती है वो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर है, जो कि यहाँ पर इस स्प्लाइटिंग से यहाँ पर क्लियर है। तो ये अब ये इसमें जो है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर को यहाँ पर B1G से रिप्रेजेंट किया है, डी जेड स्क्वायर को यहाँ पर A1G से रिप्रेजेंट किया है, डी एक्स वाई को B2G से 2G और डी वाई जेड और डी एक्स जेड को EG से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें जो G वर्ड यूज किया है वो G रेड के लिए है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर संरचना के अंदर सिमेट्री उपस्थित है, इसमें सममित केंद्र पर, इसलिए सम्मति है, इसलिए जी वर्ड लगाया। टेट्राहेड्रल में हमने जी वर्ड नहीं लगाया था क्योंकि उसमें टेट्राहेड्रल से में कोई सिमेट्री नहीं थी, ध्यान रखना। ए जो वर्ड यूज किया है यहाँ पर, ये सिंगल डिजनरेट के लिए यूज किया है। जो बी वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है वो भी सिंगल डिजनरेट के लिए, एक ही कक्षक है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो ये जो है ये सब चीज़ें यहाँ पर दी है। और डी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर डी कक्षकों का जो विभाजन है वो चित्र नंबर 2 में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, उसको आप ध्यान से देख लेना। और ये मोस्टली पूछा जाता है, स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक्सप्लेन कीजिए या समझाइए, तो वो डायग्राम बना करके ये सब चीज़ें आपको समझ। अब देखिए इसमें जो डेल एसपी है, डेल एसपी क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ये जो इसके मान होंगे वो एसपी स्क्वायर प्लेनर के लिखा डेल 1, डेल 2 और डेल 3 के का योग होगा। कहने का मतलब डेल एसपी का मान अगर हमें निकालना है और डेल ओ के मान हमें ज्ञात हैं, तो डेल एसपी का मान हमें कब मिलेगा? डेल ओ के मानों को 1.3 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 1.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसका मान मिल जाएगा आपको? डेल एसपी का। कहने का मतलब डेल ओ के मानों से 1.3 ज़्यादा है किसके मान? डेल एसपी के या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के, अर्थात डेल एसपी इज ग्रेटर देन डेल ओ। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जाता है कि डेल एसपी जो है वो ग्रेटर देन किससे होता है? डेल ओ से होता है, या इसको समझाइए। वो इसलिए है यहाँ पर जो है ये क्लियर। कहने का मतलब डेल ओ के जो मान आएंगे उसको, उस मानों को हमने निकाले हैं, उन मानों को अगर हम 1.3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो डेल एसपी के मान आ जाएंगे। मतलब D1 से लेकर के D10 कॉन्फिगरेशन तक अगर आप मान निकलें, उनको 1.3 से मान कर लें और वो उसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो वहाँ पर डेल एसपी के मान निकल जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों हमने ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल डी कक्षकों के विभाजन को हमने पढ़ा, जो कि इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत समझाता है। और ये सिद्धांत की सहायता से हम बहुत सारी जो कमियां बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी उसको भी समझ सकते हैं। और ये आपके सिलेबस में इसलिए मोस्टली इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है जो है। तो इसी जो है
इसी क्रम में हम आगे जो है आगे पढ़ेंगे और CM जो है आपके सिलेबस में जो भी है आगे हम पढ़ेंगे। तो इसको आपने यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी कक्षकों विभाजन को पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोल्हापुर।